हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम नमक का दारोगा कहानी है प्रेमचंद जी के द्वारा रचित, उसके का 7वां भाग मतलब आखिरी भाग जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको अभी तक की कहानी समझ में आई होगी और आज जो है आखिरी जो कहानी है इसकी हम पढ़ लेते हैं, है ना। और इसमें शब्दार्थ दिए हैं, जैसे असहाय मतलब होता है कमजोर, ठकुर सुहाती यानी किसी के प्रसन्न करने के लिए झूठी या अत्यधिक प्रशंसा करने की क्रिया, है ना। उसके बाद कृतज्ञ यानी होता है धन्य और नियत यानी होता है निश्चित, है ना। तो ये जो है शब्दार्थ हैं, आप लोग इनको बुक में जब भी हम पाठ पढ़ाते हैं तो उसको लिख लिया कीजिए और एक बार अपने से पाठ को पढ़ के भी देखिए, है ना। कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग जो है उसका कुछ जवाब नहीं देते हैं, मतलब अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो आपको फर्स्ट लेसन जब हो जाएगा कंप्लीट तो कॉपी में नोट करने के बाद चेक करने के लिए भेजना है ना। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो फ़ोन करके पूछना भी है, लेकिन आप लोग नहीं पूछते हैं ना, पूछना है। देखिए अब आगे का लेसन। कल तक हमने पढ़े थे कि पंडित आलोपी दीन जो है मुंशी बंशीधर के घर में आते हैं और उनके आने से उनके जो बूढ़े पिता हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरे घर में आया है ना। तो उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं और उनके आगे आगे जो है उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो है और अपने लड़के के बारे में मतलब मुंशी बंशीधर जो है उनके बारे में बताते हैं कि ऐसी औलाद तो देना ही नहीं चाहिए ईश्वर को कभी, या तो औलाद ही ना दे या दे तो अच्छी औलाद दे, ऐसी औलाद ना दे, है ना। अपने ही लड़के की बुराई करने लगते हैं। लेकिन पंडित आलोपी दीन समझाते हैं कि आपकी औलाद जैसे तो अभी दुनिया में संसार में कोई भी नहीं है, इतना अच्छा काम किया है उन्होंने। और उसके बाद जो अपनी बात है मतलब वो मुंशी बंशीधर से क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले आपने मुझे अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन अब मैं अपने आप को आपकी हिरासत में सौंपने आया हूँ और आगे जो मेरी बात है उसको आप सुन लीजिए। तो उसी जो बात है उसी को आप आज के भाग में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या बोलते हैं, पेज नंबर है 14 यानी 14 पेज आप लोग निकाल लीजिए। उसमें नीचे के चैप्टर में कि मुझे आज्ञा, कल हमने बोले मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, ऐसा किसने कहा? पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर से कहा। अब आगे की घटना सुनिए। बंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, है ना, यानी बंशीधर ने भी उनका सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, है ना, स्वाभिमान की भावना उनके अंदर भरी हुई थी। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, है ना, जानबूझकर आए हैं, वो सोचते हैं। बोलने लगे क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, यानी उन्होंने उससे क्षमा नहीं मांगी, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। यानी ठाकुर सुहाती यानी बताया है अभी हमने, किसी के प्रसन्न करने के लिए झूठी या अत्यधिक प्रशंसा करने की क्रिया क्या कहलाती है? ठाकुर सुहाती। तो ऐसा किसने किया था? उनके पिता ने। ऐसा किसके साथ किया था? पंडित आलोपी दीन के साथ। तो उनको ये बहुत अच्छा मतलब बुरा लगा था, है ना। अब देखिए पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई, परंतु जब जैसे ही पंडित आलोपी दीन की बात सुनी तो उनका मन का जो मैल है यानी जो बुराई की भावना थी वो सब क्या हो गई? मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, यानी मतलब बड़े ध्यान से नहीं देखा उनकी ओर, ऐसे ही देखा। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। यानी उनको शर्म आ गई कि ये सुधर गए हैं और मतलब मुझे अच्छी बात बताने जा रहे हैं, है ना। अब आगे देखिए, मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है यानी मुझसे भी गलती हो गई, ऐसा कौन कह रहा है? बंशीधर कह रहे हैं, उसे क्षमा कीजिए। पहले तो वो क्षमा मांगने तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी बात सुनकर वो क्षमा मांगने तैयार हो गए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ या नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। मैं मतलब बोलते हैं कि मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका क्या हूँ? दास हूँ, नौकर हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? मुंशी बंशीधर कह रहे हैं उनकी अच्छी बातें सुनकर। जो आज्ञा होगी वह मैं सिर माथे, है ना, आप जो मुझे आज्ञा देंगे वह मुझे स्वीकार है। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी। यानी बोले कि जब नदी तट के किनारे जब जो नमक का पकड़ा जा रहा था, नमक की बोरियां पकड़ी जा रही थी, उस समय आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा कहा। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी, है ना।
हाँ, अब आगे वो बोलते हैं कि मैं किस योग्य हूँ। वंशीधर ने कहा कि मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी, है ना। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला। किसने? आलोपीदीन ने, पंडित आलोपीदीन ने, और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, यानी मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसे स्वीकार कर लीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटने दूंगा, यानी जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ उसको पूरा नहीं करेंगे तो मैं दरवाजे से हटूंगा नहीं। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर गए। कृतज्ञता यानी धन्यता से उनके आंसू जो है भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनकी अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था, यानी बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया था, अपनी सारी जायदाद संपत्ति का मैनेजर उनको किसको? मुंशी बंशीधर को नियुक्त कर दिया था। 6000 वार्षिक वेतन, यानी उस जमाने में 12 महीने का या 1 साल का वेतन कितना था, सैलरी कितनी थी उनकी? 6000 रुपये। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं अंदर से, अगर अपन पाठ नहीं पढ़ेंगे तो अपने को समझ में नहीं आएगा। कितना वेतन था उनका? वार्षिक 6000 के अतिरिक्त रोजाना खर्च का अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब उन्हें क्या वंशीधर को मुफ्त में देने के लिए वो स्टाम्प पेपर पर लिखवाया था। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अब आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, यानी बोलते हैं कि पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी इतनी उदारता को स्वीकार कर सकूं या आपकी प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं, यानी जितना बड़ा पद आप मुझे दे रहे हैं मैं इसको योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, यानी ऐसी मजाक से बोलने लगे कि जैसे आप अपने आप को अयोग्य समझ रहे हो तो मुझे ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति की मतलब जरूरत है, जबकि अयोग्य तो थे नहीं, है ना वंशीधर। आगे देखिए, वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना, किंतु मुझे ना विद्या है, मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर दे, मतलब जो इन गलतियों की पूर्ति करेगा, ऐसा मुझ में ना दिमाग है, ना बुद्धि है, ना स्वभाव है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। उन्होंने बोले कि कोई अच्छा व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो उससे नियुक्त कीजिए। आलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली, यानी पेन निकाला और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की, इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, ये सब गुण मुझे बहुत मिले हैं, है ना। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है। उसको वंशीधर को क्या बोल रहे हैं? वो मोती से उसकी तुलना कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, उनको मोती के समान बता रहे हैं, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है, यानी इतने अच्छे गुण आप में हैं। वो कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए, मतलब बोले हैं कि ज़्यादा सोच विचार मत करो और जो मैंने कागज़ दिया हूँ उस पर आप हस्ताक्षर या साइन कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे, यानी जैसा आपका स्वभाव है उसको बदलने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आप रहिए। आगे देखिए, पेज नंबर निकालिए 16 में। वंशीधर की आंखें डबडबा गई, यानी वो रोने लगे। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका होगा, यानी इतना बड़ा एहसान पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर के ऊपर कर दिया। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, है ना। बोले कि अब वो उनको बड़ी अच्छी नज़र से देखने लगी और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी बड़ी घबराहट हो रही थी। जो अच्छा व्यक्ति होता है यदि उसको अच्छा बड़ा सा पद मिल जाए तो वो घबराता है ना, यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम से खुश हो जाए, है ना। कांपने लगे थे उनके हाथ, वो साइन करते करते। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया और अंत में पाठ के क्या हुआ कि जो पंडित आलोपीदीन थे उन्होंने मुंशी बंशीधर को खुश होकर गले लगा लिया। और इस प्रकार जो है हमारा आज यहाँ पर नमक का दारोगा जो कहानी है मतलब समाप्त हो चुकी है। प्रेमचंद जी के द्वारा कितनी अच्छी कहानी लिखी थी, आप लोगों ने समझे, नहीं समझ में आई होगी, एक बार फिर से पढ़िएगा, है ना। और उसके बाद जितने मीनिंग है उसको आप जहाँ पर बुक में है कठिन शब्द उसमें लिखते जाइए, समझते जाइए। और आपका होमवर्क बस यही है कि आप उसकी अभी रीडिंग करिए,
और वो शब्दार्थों को भी याद रखिए कि क्या है। उसके बाद हम कल जो है आपको क्वेश्चन आंसर जो है एक्सप्लेन कर देंगे और उसकी फ़ोटो कॉपी भी जो है फ़ोटो खींचकर भिजवा देंगे। धन्यवाद बच्चों।